नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक एट लिट ई सिटी यूट्यूब चैनल, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंग्लिश लर्निंग रिसोर्सेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पोएम द हार्प ऑफ इंडिया रिटन बाय हेनरी डेरोजियो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की पोएम। सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट। हेनरी डेरोजियो, जिनका पूरा नाम है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ये जो बड़ा नाम है, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट दिस मैन। ही वॉज ऑफ मिक्स्ड पेरेंटेज। इनके फादर और इनकी मदर दोनों अलग अलग लीनियज से आते थे, इसी वजह से इनका नाम बहुत इस तरह से अलग सा बड़ा सा है। ही वॉज अ क्रिश्चियन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट इज his life span 1809 to 1831, just 22 years। लेकिन इतने ब्रीफ पीरियड में भी 19th सेंचुरी के सबसे रेडिकल थिंकर्स में एक राइटर, एक पोइट, एक जर्नलिस्ट और एक बहुत पॉपुलर टीचर के रूप में he has left an indelible mark। इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। Due to his great influence among the young students, he is the one who inspired the young Bengal movement of the first decades of 19th century। ये जो young Bengal movement था दोस्तों, it was the foundation, ये नींव था जो बंगाल रेनेसांस हुआ था फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर। बहुत सारे थिंकर्स, राइटर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, वो सभी इससे जुड़े हुए थे। ही इज वन ऑफ दोज who laid the foundation, जिन्होंने इसकी नींव डाली थी। एंड जैसे मैंने आपको बताया, he was of mixed lineage। उनके जो फादर थे वो इंडो पोर्तुगीज, पुर्तगाल से, वहां उस फैमिली से बिलोंग करते थे, जबकि जो मदर थी वो ब्रिटिश थी। और अपना एक बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट करियर फिनिश करने के बाद डेरोजियो ने कोलकाता का फेमस हिंदू कॉलेज ज्वाइन करा एज प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। उनकी जो टेक्निक थी स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स को एंगेज करना, उनको इन्वॉल्व करना डिस्कशंस के अंदर, उनको इंस्पायर करना और उनको किसी तरह से एनकरेज करना टू डिस्कस आइडियाज, it made him very popular among the students, and they were very much influenced by his rational thinking, his new ideas, his modern outlook। And because of these very radical ideas, अपने इन क्रांतिकारी विचारों के कारण, अपने समय से आगे के विचारों के कारण, अपने एंटी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के कारण, he was forced to leave the institute। उन्हें वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। He returned back to his original choice of profession, that is journalism, और उन्होंने फाउंड करा the East Indian। It was one of the earliest newspaper or journals which was devoted to the Anglo-Indian community। एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी बोला जाता है उन लोगों के लिए जिनका जन्म भारत से बाहर इंग्लैंड में हुआ और जो बाद में भारत में रहने लगे। Those are known as Anglo-Indians। I have already mentioned he died at a very young age of 22 due to cholera। So this was a great personality, Henry Derozio। If we talk about Derozio as a writer, he is one of those first writers जिन्होंने इंग्लिश के अंदर एक्सप्रेस किया अपने थॉट्स को। What makes him unique is though he used वेस्टर्न फॉर्म्स, उन्होंने इंग्लिश फॉर्म्स, यूरोपियन फॉर्म्स को यूज करा, बट हिज पोइट्री इज इन्फ्यूज्ड, इंस्पायर्ड विद द नेटिव थीम्स। जो इंडियन आइडियाज हैं, उन्होंने के दो कलेक्शन है उनके poems published in 1827 and the Fakir of Zangira published in 1828। इनकी पोइट्री की मेन थीम्स हैं पैट्रियोटिज्म, सोशल रिफॉर्म, और जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म्स, जैसे इस पोएम जो एक सोनेट है उसको यूज करा उन्होंने। लेकिन जो आइडियाज हैं इंडियन कल्चरल थीम्स एंड वैल्यूज। अगर हम प्रेजेंट पोएम की बात करें, द हार्प ऑफ इंडिया, ये बहुत पॉपुलर
सोनेट है डेरोजियो का, और ऐसा लगता है इट इज रिटन बाय अ पर्सन हु फील्स ग्रेट एंग्विश, जो बहुत पीड़ा में है, एंड अ वुंडेड नेशनलिस्ट, जो इस बात से सैडन्ड है, जो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है, डिजेक्टेड एट द पुअर स्टेट ऑफ कल्चर ऑफ हिज कंट्री. क्यों? द रीजन इज once was very enriched. He feels, Derozio feels that the culture of his country, India, was once very great, लेकिन अब जो है it is in a very ramshackle state, एक बहुत poor condition के अंदर है, and this is the cry of anguish which is expressed in this poem. Now to present his feeling, his emotions, he uses an extended metaphor of a harp. देखिए, मेटाफर हम जानते हैं एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक लिटरेरी डिवाइस है इन विच वी मेक कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइकली थिंग्स एंड हैविंग सम सिमिलर क्वालिटी. लेकिन एक एक्सटेंडेड मेटाफर होता है जब ये कंपैरिजन एक लाइन या एक इमेज तक लिमिटेड नहीं होता, इट इज कैरिड ऑन फॉर सम लाइंस और इवन इन अ कंप्लीट पोएम. ये जो पूरी पोएम है जिसका टाइटल एक्चुअली बाद में दिया गया है, डेरोजियो ने इसका टाइटल हार्प ऑफ इंडिया नहीं दिया था, तो पूरी पोएम के अंदर जो हार्प है, जो एक क्लासिकल यूरोपियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको उन्होंने यूज करा है रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, खासकर इट्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक पास्ट. मैं थोड़ा सा हार्प के बारे में आपको और बता दूं. इट इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें तार बंधे हुए होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर सितार है, या फिर एक और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट गिटार है, वीणा है, ये सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं. अब देखिए, हार्प के बारे में स्पेशल बात ये है कि इट इज क्लासिकल वेस्टर्न सिंबल. वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पाश्चात्य सभ्यता का भी एक सिंबल है फेमस, जो रिप्रेजेंट करता है हार्मनी. ऑब्वियसली कि म्यूजिक क्रिएट करता है तो हार्मनी एंड आल्सो क्रिएटिव एक्सप्रेशन. तो डेरोजियो ने देखिए वेस्टर्न सिंबल और पोएम की जो फॉर्म है सोनेट, वेस्टर्न फॉर्म यूज करी है, लेकिन जो आइडिया रिप्रेजेंट करा है वो नेटिव है, वो इंडिया से रिलेटेड है, वो उसके स्वयं के देश से रिलेटेड है. दिस इज द यूनिक contribution of Derozio to Indian literature. एक्चुअली इस पोएम के अंदर जो हार्प है वो न केवल एक ग्रेट पोइटिक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है जो आज बहुत ही पुअर कंडीशन में, बट कंप्लीट वे ऑफ सिविलाइजेशन, कंप्लीट इंडियन सिविलाइजेशन, जो कुछ ना कुछ हद तक बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एंड अदर कॉलोनियलिज्म एक बहुत ही सॉरी स्टेट में पहुंच गया है, जिसकी कंडीशन अब वैसी नहीं रही है. द स्पीकर फील्स इट इज इन अ वेरी शैटर्ड टैटर्ड स्टेट. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट है. एक तो था ग्लोरियस पास्ट जिसके बारे में वो लेमेंट करता है कि डिक्लाइन हो गया, प्रेजेंट के अंदर ट्रेडिशन, जो ग्रेट ट्रेडिशन था उसका बिलवेड कंट्री का, वो, लेकिन जो प्रेजेंट स्टेट है, जो पास्ट थी वो ग्लोरियस थी, बट इट आल्सो कंट्रास्ट द पोएट्स होप, उसका उम्मीद दैट द फ्यूचर विल वंस अगेन बी वेरी ग्लोरियस फॉर दिस कंट्री. सो इट्स लाइक अ कंप्लीट सर्कल, एक पूरा सर्किल है, गोल्डन पास्ट, पुअर प्रेजेंट एंड गोल्डन फ्यूचर, एक साइकिल जाकर कंप्लीट होगा. और तो सोनेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें जनरली ऐसा होता है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन का या टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को किया जाता है. वही काम डेरोजियो ने में इस पोएम में भी किया है. पेट्रार्कियन सोनेट के फॉर्म के अंदर ये लिखी गई है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम के बारे में. पेट्रार्कियन सोनेट हम जानते हैं दो पार्ट में बटा होता है, एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट. ऑक्टेव का जो पहला क्वार्टेट है वो कहता है, व्हाई हैंग्स्ट दाउ लोनली on yon withered bough, unstrung forever must thou remain remain. Thy music once was sweet, who hears it now? Why doth the breeze sigh over thee in vain? If you look carefully, ये जो फर्स्ट 4 लाइन्स है इसके अंदर there is a question, there is a hidden question, there is a question, and again there is a question.
Okay, so let's start with the first line. Why hangest thou? So it begins with a question. Thou, here thou is for harp. हार के लिए दाव आया है कि ये जो हार्प से क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीकर, व्हाई हैंग्स, इस तरह से हैंग क्यों हो रखे हो, लोनली विदाउट कंपनी, ऑन यॉन ऑन दैट विदर्ड बाव। विदर्ड का मतलब होता है लाइफलेस, विदाउट लाइफ, जिसके अंदर जीवन नहीं बचा हो। स्पेशली इट इज यूज्ड विद प्लांट, जिस प्लांट में सैप रस खत्म हो जाए उसको हम विदर्ड बोलते हैं। बाव का मीन्स ब्रांच ऑफ अ ह्यूज ट्री। एक इमेज में आपको दिखाता हूं, उससे शायद समझ में ज्यादा बेटर आए। जैसे ये ट्री है विच इज विदर्ड, जो बिल्कुल सूख गया है, उसकी किसी बड़ी सी शाखा के ऊपर कंप्लीटली इग्नोर्ड एक हार्प पड़ा है, जिसके जो तार हैं वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। तो वाई हैंग्स द लोनली, लोनली का मतलब है इन एन इग्नोरेंट, जो पूरी तरह से इग्नोर्ड, जिसका कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ऐसी कंडीशन के अंदर उस विदर्ड बाव। तो ऑब्वियसली ये जो विदर्ड बाव है, ये विदर्ड बाव इज दैट ऑफ इंडियन कल्चर, जिसको नरिशमेंट, जिसको पोषण देने वाला अब कोई नहीं बचा है। तो धीरे धीरे वो पेड़ क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ दिस केयरलेसनेस, बिकॉज ऑफ दिस नॉट पेइंग अटेंशन, विदर्ड हो गया है। और उसके ऊपर जो आर्टिस्टिक, जो पोइटिक ट्रेडिशन का हाथ था, वो भी ऐसे कैसे लटका हुआ पड़ा है, अनस्ट्रंग फॉर एवर। देखिए, जो एक स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रिंग्स के ऊपर। जितने ज्यादा स्ट्रिंग्स टाइटली फाइन होंगे उतना ही बेटर म्यूजिक क्रिएट होगा। लेकिन अनस्ट्रंग फॉर एवर, तुम्हारे जो वायर्स हैं, जो तुम्हारे स्ट्रिंग्स हैं, वो लूजन पड़े तो म्यूजिक प्रोड्यूस हो नहीं सकता। मस्ट दाउ देयर रिमेन, क्या हमेशा के लिए इसी तरह से इग्नोर्ड कंडीशन में, इसी तरह से रैम शैकल, इसी तरह से पूरी तरह से डेजर्टेड तुम वहां पर रहोगे? Thy music once was sweet. फर्स्ट टाइम वी गेट द आइडिया कि ये कंडीशन इज नॉट परमानेंट, हमेशा ऐसी नहीं थी। दाई म्यूजिक, दाई किसका, इस हार का म्यूजिक, वाज वंस वाज स्वीट। तब पास्ट के अंदर इससे निकलने वाला म्यूजिक, या हम कह सकते हैं इंडियन राइटर्स, पोइट्स, आर्टिस्टिक के जो वर्क थे, स्वीट थे, बहुत पॉपुलर थे। Who hears it now? But there is no audience left. तो उसकी जो स्थिति है, उसकी जो कंडीशन है, वो पुअर हो गई है। देयर इज नो वन टू पे अटेंशन टू इंडियन आर्ट्स, पूरी तरह से इग्नोर्ड कंडीशन के अंदर है। Why doth the breeze sigh over thee in vain? Again a question. Breeze, breeze का मतलब हवा जो बह रही है, sigh over thee. Now it is ब्रीज जो बहती है, देखिए हवा भी जब बहती है वो भी एक तरह के एजेंट का काम करती है म्यूजिक को प्रोड्यूस करने के लिए। हालांकि उसका काम ज्यादा विंड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे फ्लूट हुआ, उसमें ज्यादा होता है। बट इवन जब वो स्ट्रिंग्स के ऊपर से निकलती है, अगर स्ट्रिंग्स अच्छे बंधे हुए होते तो उनसे कैसी आवाज निकलती, कम से कम मेलोडियस आवाज निकलती। बट इट इज नाउ लाइक साय। साय का मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन, एक टाइप की ये ब्रीज जो बह रही है, इट ऑल्सो साय ओवर दी इन वेन, रिजल्टलेस। इसका भी कोई अर्थ नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी म्यूजिक। सो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू चीयर फॉर, नथिंग लेफ्ट टू होप फॉर। ऐसी पुअर कंडीशन के अंदर इस देश का पोइटिक ट्रेडिशन, जिसको हार्प के थ्रू प्रेजेंट करा है, जिसके वायर, जिसके स्ट्रिंग इतने अनस्ट्रंग, इतने लूज हो चुके हैं कि ब्रीज भी जब वहां से निकलती है तो साय, वो भी केवल साय करके रह जाती है। तो विदर्ड बाव जो है, मैंने आपको बता दिया, इट इज अ मेटाफर। कैसे मेटाफर है कि बाव जो ब्रांच है, एक ट्री तो हो गया इंडियन कल्चर, उसकी जो एक शाखा है वो है पोइट्री, वो विदर्ड हो चुकी है, तो इट इज फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द होल कंट्री। देन यू हैव अनस्ट्रंग, मैंने आपको बता ही दिया कि जो वायर्स हैं वो जब लूज हो गए हैं
तो चाहे सितार हो, वीणा हो, गिटार हो या हार्प हो, दे आर यूजलेस। और फिर लगातार ये जितने भी अंडरलाइन है ये सारे rhetorical questions। तो फ्रेंड्स, what is a rhetorical question? A question which is asked not for answer but for emphasis। जिसके पीछे पर्पस इंफॉर्मेशन नहीं, एम्फेसाइज करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को हम rhetorical question कहते हैं। एंड देन इन द एंड देयर इज पर्सोनिफिकेशन। ब्रीज जो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो साय एक ह्यूमन एक्टिविटी करती है, दैट इज व्हाई इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट 4 लाइंस पर चलते हैं। साइलेंस हैथ बाउंड thee with her fatal chain, neglected, mute and desolate art thou, like ruined monument on desert plain. Oh, many a hand more worthy far than mine. It will carry on enjoyment है यहां पर। तो देखिए, यहां हम बात करें, आगे फर्दर कंडीशन बता रहा है इस हार्प की, इस इंडियन कल्चर की। साइलेंस, नाउ म्यूजिक एंड साइलेंस बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर म्यूजिक है तो हार्मनी है, साइलेंस है तो देयर इज नो म्यूजिक। तो कोई साइलेंस है, ये साइलेंस एक नेचुरल साइलेंस नहीं है, इट इज अ फोर्स्ड साइलेंस। मानो किसी को गैग कर दिया गया हो, किसी को चुप करा दिया गया हो। हैथ बाउंड दी, बाउंड दी बांध दिया हो, कैप्टिवेट कर दिया हो, फोर्स कर दिया गया हो विद हर फैटल चेन। जो साइलेंस की चेन है, तो देखिए किस तरह से एक इमेज क्रिएट की गई है। साइलेंस इज लाइक अ फिगर, एक ऐसा पर्सन है जो अथॉरिटेटिव है, जिसने हाथ को क्या कर दिया है, बाउंड, बांध दिया है अपनी फैटल, अपनी घातक चेन्स के द्वारा। और उसकी कंडीशन, उसकी वजह से हार्ट कैसा हो गया है, नेग्लेक्टेड, टोटली इग्नोर्ड, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। म्यूट, साइलेंस है तो म्यूट होगा, विदाउट साउंड। एंड डेजोलेट, इन अ वेरी पुअर कंडीशन आर दाउ, तुम्हारी ये कंडीशन आज हो गई। दिस इज द प्रेजेंट। पास्ट अभी बात करेगा वो, इट वॉज ग्लोरियस, लेकिन प्रेजेंट इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट अब है। लाइक ruined monument ऑन डेजर्ट प्लेन। तो ये कैसी कंडीशन है, इसको समझने के लिए वापिस से जो स्पीकर है एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज करता है और बताता है हार्प की कंडीशन जो है अभी किसके जैसी हो गई है, अ ruined monument इन अ डेजर्ट, डेजोलेट, मतलब पूरी तरह से, जब जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। कभी एक शानदार मॉन्यूमेंट जो हुआ करता था वो धीरे धीरे रूइंड हो गया है, एक खंडहर में बदल गया है। सिमिलर इज द स्टेट ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्प which represents Indian poetic tradition on desert plain। desert because unproductive, ruined because धीरे धीरे, monument देखिए ये इसका मतलब है कभी था, कभी शानदार था, लेकिन अब वो केवल ruined रह गया। Oh, many a hand more worthy far than mine। Now he is talking about past। लाइन नंबर 8 से वो past present कर रहा है। Many a hand, बहुत सारे ऐसे हाथ थे किनके, म्यूजिशियंस या हम कहें आर्टिस्ट के, मोर वर्दी फार देन माइंड। आज आई एम ट्राइंग टू राइट अ पोएम बट आई एम नॉट इक्वल टू देम, मैं उनके बराबर नहीं हूं, मेरे से कहीं ज्यादा योग्य, मेरे से कहीं ज्यादा टैलेंटेड, मेरे से कहीं ज्यादा पोइटिक हैंड्स जो थे वो इंडियन के कल्चर के हार्प को कंट्रोल किया करते थे। तो साइलेंस ने बाउंड करा है, तो ऑब्वियसली एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को हम ह्यूमन एक्शन करते हुए देख रहे हैं, इट इज पर्सोनिफिकेशन। लाइक के द्वारा हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इट इज सिमिली। एंड व्हाट इज दिस, मैनी अ हैंड, हियर इट इज synecdoche। नाउ व्हाट इज अ synecdoche? It is a figure of speech in which we use a part to represent the whole and sometimes vice versa, use a whole to represent a part। For example, many a musician जो प्ले करते हैं अपने हैंड से यूज करते हैं, तो यहां पर जो हैंड, जो पार्ट है किसका, म्यूजिशियन का, उससे हम कंप्लीट म्यूजिशियन की बात कर रहे हैं। सो दिस इज अ synecdoche। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट की 6 लाइन, सेस्टेड पार्ट। तो बात हमने कैरी करी थी कि मैनी अ हैंड, बहुत सारे ऐसे हैंड थे, फार वर्दी देन माइन, मेरे से जो
कहीं वर्दियर, ज्यादा टैलेंटेड थे। वंस thy harmonious chords to sweetness gave. Once means glorious past. एक टाइम ऐसा था जब मेरे से कहीं वर्दी म्यूजिशियंस या राइटर्स, जो मेटाफर कंटिन्यूस चल रहा है, thy harmonious chords, आज जो कॉर्ड्स, आज जो तारें, आज जो स्ट्रिंग्स अनस्ट्रंग है, वो कभी क्या हुआ करती थी, हार्मोनियस हुआ करती थी। इन म्यूजिशियंस के हाथ जैसे ही उन तारों पर पड़ते थे, स्वीटनेस गिव, क्या दिया करते थे, म्यूजिक ऐसा जो स्वीटनेस देता था, ऐसा वो प्रोडक्ट होता था, ऐसा वो कंपोजिशन होता था जो सुनने वालों को, पढ़ने वालों को एंजॉयमेंट, प्लेजर दिया करता था। एंड मैनी अ wreath for them did fame entwine, of flowers still blooming on the minstrel's grave. They were so great writers, they were so great artists. Many a wreath, wreath is a kind of we can say ring of flowers. एक इस टाइप से होता है, let me show you a picture. This is a kind of wreath. So this wreath is used to pay honor, किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए। अगर इनफैक्ट इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि जो विनर होते थे गेम्स के अंदर, एंशिएंट ग्रीस के अंदर, तो लीव्स की रीत बनाकर सिर पर एक क्राउन की तरह दिया जाता था। इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद डेथ, मृत्यु के बाद जो ग्रेव होती है उसके ऊपर इस तरह से इसको टू पे ऑनर दिया जाता है। तो देखिए कैसी रीत है, मैनी आर रीत फॉर देम, किनके लिए, उन पास्ट के ग्रेट ग्लोरियस आर्टिस्ट के लिए, डिड फेम एंटवाइन, फेम मींस पॉपुलैरिटी, उनको गॉडेस ऑफ फेम ने इमॉर्टल कर दिया, खुद फेम ने एंटवाइन करी, उनके लिए रीत बनाई, उनके लिए होमेज दिया, ऐसे फ्लावर्स से उनके लिए बनाई, स्टिल ब्लूमिंग, जो आज भी महकते हैं, ऑन द मिन्स्ट्रल्स ग्रेव। Who is minstrel? The writer, the artist. मतलब उनकी ग्रेव आज भी इग्नोर्ड नहीं है, उनका नाम आज भी इको करता है, उनका नाम आज भी विद रेस्पेक्ट लिया जाता है। Such was great their work. उनको फेम ने इतना ग्लोरी दिया है कि इवन टुडे वी सेलिब्रेट देयर वर्क्स, वी रिमेंबर देयर नेम्स, वी सैल्यूट देयर आर्टिस्टिक creations. Such was their considerable work. Those hands are cold. Now वापस from past present, are cold, they are no more, they are no more active, they died long ago. But if thy notes divine, now once again twist, प्रेजेंट की पूरी नेगेटिव कंडीशन के बताने के बाद वापस से स्पीकर कह रहा है, इफ दाई नोट्स डिवाइन, दाई नोट्स, हार्प के जो नोट्स हैं, दे आर नॉट कॉमन नोट्स, दे आर डिवाइन नोट्स, उनके अंदर एक दैवीय शक्ति है, दैवीय इंस्पिरेशन है। मे बी माई मॉर्टल वेकन्ड वंस अगेन, माई मॉर्टल, माई वेरी ऑर्डिनरी स्किल, अगर वो आपके जो नोट्स हैं मुझे इंस्पायर करें, वेक करें, मुझे एक डिवाइन इंस्पिरेशन दें, हार्प ऑफ माई कंट्री, एड्रेस करते हुए कहता है, हार्प ऑफ दिस ग्रेट नेशन, ग्रेट कल्चर ऑफ दिस नेशन, लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रिंग। I will try to restart the process of glorification. मैं स्टार्ट करना चाहता हूं द स्ट्रेन, वो म्यूजिक नोट वापस से प्रोड्यूस करना चाहता हूं, शायद यहां से बिगनिंग हो रिकवर करने की, वापस से एस्टेब्लिश करने की उस ग्रेट ट्रेडिशन की जो उन ग्रेट आर्टिस्ट्स के साथ खत्म हो गया और प्रेजेंट एक नेग्लेक्टेड, इग्नोर्ड स्टेट आ गई। अगर तुम मुझे इंस्पायर करो हार्प ऑफ इंडिया, अगर मुझे अपनी इंडियन कल्चरल वैल्यूज से वो इंस्पिरेशन मिले, आई मे डेयर, मैं ये हिम्मत कर सकता हूं, आई मे ट्राई टू स्टार्ट गिविंग लाइफ, टू रिस्टोरिंग द ग्लोरी टू द ऑलमोस्ट डेड इंडियन कल्चर। उसको वापस से मैं प्राण देने की, उसको वापस से मैं ऊर्जा देने की, एनर्जी देने की कोशिश करूंगा। दिस इज द विश ऑफ द स्पीकर और द पोएट, ये उसके मन की इच्छा है। कुछ देख लेते हैं डिवाइसेस। जैसे मैंने आपको बताया, रीथ, इट इज अ सिंबल ऑफ
ऑनर एंड फेम एंटवाइन। वापिस से एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, फेम को हमने ह्यूमन एक्शन करते हुए बताया, पर्सोनिफिकेशन। हैंड्स आर कोल्ड, वही सेम हैंड्स को जैसे वहां यूज करा है, दे स्टैंड फॉर द ग्रेट आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, वट एवर यू वांट टू से, सिनेक्डिकी का एग्जाम्पल है। सो दिस इज द कंप्लीट पोएम। जो ऑक्टेव फर्स्ट पार्ट है वो बात करता है प्रेजेंट पुअर कंडीशन की, जो सेस्टेड पार्ट है वो बात करता है ग्लोरियस पास्ट की एंड होपफुल अबाउट द ग्लोरियस फ्यूचर की। सो द पोएम के जो दोनों पार्ट हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट रखते हैं। बात कर लेते हैं हम फॉर्म एंड मीटर की। जैसा बता दिया है, हाफ ऑफ इंडिया इज रिटन इन फॉर्म ऑफ पेट्रार्कियन सोनेट, और एक क्लियर डिवीजन ऑफ थॉट है, प्रेजेंट वर्सेस पास्ट एंड फ्यूचर। फर्स्ट पार्ट जो ऑक्टेव और सेकंड पार्ट सेस्टेट के अंदर। ऑक्टेव पार्ट के अंदर स्पीकर प्रेजेंट करता है पुअर कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडियन कल्चर अंडर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। द प्रेजेंट और सेस्टेट पार्ट टॉक करता है फर्स्ट अबाउट द पास्ट ग्लोरी, जिसकी फेम अभी तक एको करती है, एंड होप फॉर द फ्यूचर। देखिए, अगर ये इस तरह से पहला पार्ट और इस तरह से दूसरा पार्ट, और ये इसके लास्ट वर्ड से हम क्या निकाल सकते हैं, राइम स्कीम निकाल सकते हैं। अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो आप नोट कीजिएगा, बाव, रिमेन, नाउ, वेन। तो यहां तो ऑल्टरनेट जो एक एलिजाबेथन के अंदर पाई जाती है, चेन। नाउ दिस इज डिफरेंट, दाउ, प्लेन, mine, something different, gave, entwine, grave, divine, again, strain. So the rhyme scheme is not regular. जो पेट्रार्कियन सोनेट के अंदर ए बी बी ए एंड सी डी ई या सी डी सी डी सी डी या सी डी ई सी डी उनमें से नहीं पाई जाती है, उसकी बजाय राइम स्कीम है ए बी जो अभी हमने देखा, बी बी सी, डी सी और लास्ट में वापस से बी। सो इट्स नॉट अ रेगुलर राइम स्कीम। थीम की बात करें, पॉइंट प्रेजेंट्स बोथ द पेन ऑफ द स्पीकर because of the decline of the great tradition, artistic tradition, and it also represents his hope for the renewal of this great tradition in the future. And harp is used as a symbol of rich and great and varied culture जो इंडिया के पास थे, and which were suppressed by the British Raj. And फर्स्ट पार्ट के अंदर लेमेंट करता है सॉरी स्टेट ऑफ इंडियन कल्चर के अंदर, जिसकी जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के कारण इग्नोर्ड हो गई है, नेग्लेक्टेड हो गई है, और इमेजेस यूज करता है विदर्ड बाव की, अनस्ट्रंग हार्प की, रूइंड मॉन्यूमेंट की, कोल्ड हैंड्स की, जो ये सब सजेस्ट करते हैं जो पुअर कंडीशन है, जो डेजोलेट स्टेट है। लेकिन स्पीकर उसके बाद पास्ट के जो ग्रेट राइटर्स, मेस्ट्रोज, जो ग्रेट आर्टिस्ट हैं, उनको होमेज पे करता है कि किस तरह से दे हैव बिकम इमॉर्टल बिकॉज ऑफ देयर अनडाइंग फेम, एंड लास्ट में अपने डिजायर को प्रेजेंट करता है कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट इफ दिस ग्रेट कल्चर कैन इंस्पायर मी, एंड दस हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ पोएट इन द प्रोसेस ऑफ रिजुविनेशन, जिस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं कल्चर को। So the whole poem can be seen as the speaker's belief in the undying greatness of his nation. It had a glorious past. Now it is in a desolate condition, but it is once again a temporary state, and it can achieve greatness in the future also. This is all in our today's class. Very soon we will meet with another lesson. Tab tak keep watching, keep supporting. Thank you, friends.